Welcome to our YouTube channel Senra Advanced Education. Today students we are studying history of class 7th and this is the second chapter. Name of the chapter is New Kings and Kingdoms. नए राजा और उनके राज्य. Many new dynasties emerged after the 7th century. 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ. Map first shows the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and 12th centuries. मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है. Here is the map first. Here is the name of the different type of kingdoms. New emergence of new dynasties. The emergence of new dynasties. By the 7th century, there were big landlords or warrior chiefs in different regions of the subcontinent. Existing kings often acknowledged them as their subordinate or सामंत. 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे और राजा लोग प्राय उन्हें अपने महान और सामंत के रूप में मान्यता देते थे. They were expected to bring gift for their king or overlords, be present at their court and provide them with military support. उनसे उम्मीद की जाती थी कि ये राजा या अपने स्वामी के लिए उपहार लेकर आएं और उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता भी प्रदान करें. As Samant gained power and wealth, they declared themselves to be महासामंत. और जिस तरह सामंत को शक्ति और धन मिल जाता था, बहुत पावरफुल वो अपने को डिक्लेयर कर देते थे, घोषित कर देते थे. और किस तरह से घोषित करते थे कि वो महासामंत है. महासामंत महामंडलेश्वर, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल एंड रीजन, और खुद को महामंडलेश्वर जो कि पूरे मंडल का महास्वामी होता है इत्यादि घोषित कर देते थे. और Sometimes they asserted their independence from their overlords. और कभी कभी वे ये अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र होने का दावा भी करते थे. One such instance was that of the Rajkot in Deccan. इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था. Initially शुरुआत में they were subordinate to चालुक्य of कर्नाटक. वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे. In the mid 8th century, 8वीं शताब्दी के मध्य में दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट चीफ जो कि राष्ट्रकूटों का मुखिया था, ओवरथ्रोज उसने विजय हासिल की हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड अपने चालुक्य राजा से. एंड परफॉर्म्ड ए रिचुअल कॉल्ड, और उसने वहां पर एक जो धार्मिक कार्य निभाया उसका क्या नाम था? हिरण्यगर्भ. उसका नाम था हिरण्यगर्भ. और इट मीन्स लिटरली अगर इसको शाब्दिक इसका अर्थ देखा जाए द गोल्डन वॉम्ब, तो उसको क्या कहा जा सकता है? सोने का गर्भ. When this ritual was performed with the help of Brahmins, और जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था, इट वॉज थॉट, तो ये माना जाता था, टू लीड द rebirth of sacrificer as a Kshatriyas and even if was not one by birth. तो यह माना जाता था कि इससे याजक या जन्मना क्षत्रिय नहीं होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा. इन अदर केसेस, और दूसरे नए केसेस में कुछ नए अलग अगर देखा जाए, मैन फ्रॉम enterprising families used their military skills to carve out kingdoms. और उदाहरणों में उद्यमी परिवार के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया. फॉर इंस्टेंस द कदम मयूरशर्मन एंड गुज्जर प्रतिहार Harishchandra were Brahmins who gave up their traditional professions and took the arms. और उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो कदम, मयूर शर्मन और गुज्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र आदि ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशंस को, जो उनके
परंपरागत पेशे थे उनको छोड़कर उन्होंने क्षत्रियों की शरण ली और शस्त्र को अपना लिया। एंड सक्सेसफुली एस्टेब्लिशिंग किंगडम्स इन कर्नाटक, और बहुत सफलतापूर्वक उन्होंने कर्नाटक में अपना जो राज्य है उसको सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया, एंड राजस्थान रेस्पेक्टिवली, और राजस्थान में भी अपना राज्य कर सफलतापूर्वक उन्होंने स्थापित किए। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, राज्यों में प्रशासन। मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स एडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा अधिराज, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, एंड त्रिभुवन चक्रवर्ती, and Lord of Three Worlds, and so on. However, in spite of such claims, इन राजाओं ने कईयों से महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, और जो कि जिसका मतलब है 3 भवनों का स्वामी, और इस तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठन as well as Association of Peasants, Traders and Brahmins, और इन सब संगठनों के साथ ये अपना कार्य आगे बढ़ाते थे। In each of these states, इन सभी राज्यों में रिसोर्सेज वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, दैट इज पीजेंट्स, कैटल कीपर्स, आर्टिसंस, हु वर ऑफन persuaded or compelled to surrender part of what they produced. Sometime these were claims as rent due to a lord who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. और इन सभी राज्यों में उत्पादक अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे, और इनको अक्सर उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया जाता था, और कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला भी जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था, और राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। 400 टैक्सेस, 400 कर। The inscription of Chols who ruled in Tamil Nadu refer to more than 400 terms for different kind of taxes. तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। The most frequently mentioned tax as veti and taken not in cash but in the form of forced labor, and और इसको उसमें सबसे ज्यादा उल्लेखित है वेटी, जो एक नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम या कदमाई, और लैंड रिवेन्यू, कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन thatching the house and the use of ladder to climb palm trees, assess on succession to family properly etc. और मकान पर छाजन डालने वाले लगने वाले कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करने पर लगने वाला कर, और पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगाने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। Okay students, to read more watch our next video. Thank you very much.